नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आम बोओगे तो फल कहाँ से पाओगे। बेटा कुछ खाने को हो तो दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करे। गले में झोली डंडे के सहारे खड़ी वो बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए बोली। वही बूढ़ी औरत को देखकर आज सुमीत गुस्से में बोला, अम्मा तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ मत खड़ी रहा करो जब ग्राहक हो। तुमने रोज की आदत बना ली है। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी बास मारती है तो ग्राहक भी नहीं आते हैं। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत नम आँखों से एक तरफ हो गई। तो सुरेश के पिताजी ने बेटे को जोरदार फटकार लगाई और नौकर से कहा, पहले उस अम्मा को कुछ मिठाई दे दो। नौकर ग्राहकी छोड़कर मिठाई देने लगा। लो अम्मा खा लो। उस अम्मा ने अपने आंसू पोंछे और उस 2 मिठाई के पीस को खाकर अपनी भूख को शांत की और उस दुकान वाले को ढेरों आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। तो सुमीत बोला, पापा आप क्यों लपका लेते हो फालतू लोगों को। वो औरत हजारों आशीर्वाद देकर चली गई। राजेंद्र जी बोले, बेटा जरा से में हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जाती है, ये क्या कम है। पता नहीं किसका आशीर्वाद कब काम आ जाए। सुमीत चिढ़ कर बोला, ऐसे नहीं लगते आशीर्वाद, ऐसे ही देते रहे तो एक दिन दुकान जरूर बंद हो जाएगी। राजेंद्र जी बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा। राजेंद्र जी की बाजार के बीच में मिठाई की बड़ी सी दुकान थी। पहले उनके पिताजी की छोटी सी दुकान थी, फिर वो भी घर की जिम्मेदारी में दुकान में हाथ बटाने लगे। जब छोटे थे तब से अपने पिताजी को देखा करते थे। जो भी मांगने आता था पिताजी उनको ज़रूर कुछ न कुछ देते थे। तब वो भी यही कहते थे तो पिताजी समझाते थे, बेटा अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। एक दिन दुकान में अकेला था और बरसात का मौसम था, तो लगातार बारिश के कारण हमारी दुकान भर कर गिर गई। सब ने जल्दी जल्दी पत्थर हटाए। जो मांगने आते थे उन्होंने भी मदद करी। घर पर खबर पहुंची। सब अनहोनी की सोच कर डर गए थे। भागे भागे दुकान आए। तभी एक वृद्ध आदमी जिसको वो रोज़ नाश्ता कराते थे, वो बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को उसकी बला मुझे लग जाए, और ईश्वर से दुआ करने लगे। सबके आशीर्वाद से मैं सही सलामत बच गया था। तब से उसको भी विश्वास हो गया कि सबका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने पिताजी से उन्होंने यही सीखा था, पर अब उनके बेटे सुमीत को पसंद नहीं था। उसका कहना भी सही था कि इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजेंद्र जी भी कुछ नहीं कहते थे, पर वो माता जी को जाने क्यों मना नहीं कर पाते थे। वो रोज़ मांगने आती तो उस अम्मा को खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ न कुछ उसे ज़रूर देते थे। इसी बात पर दोनों की अनबन होती रहती। दिन गुजरे। सुमीत का बेटा यानी राजेंद्र जी का पोता 3 साल का हो गया था और वो कभी कभार सुमीत के साथ दुकान पर आ जाता था, पर खेल खेल में वो बच्चा दुकान से चुपचाप निकल गया। तभी सामने से आवाज़ आई, अरे कौन टकरा गया गाड़ी से। देखा तो वही औरत घायल पड़ी थी। सामने सुमीत का बेटा गिरा हुआ था। घबरा कर सब वहाँ पहुँचे। सुमीत की जान तो हलक में आ गई कि बेटा यहाँ कैसे आ गया। फिर पता चला गाड़ी से टकराने वाला था। वही औरत ने उसे देखकर बचाने के चक्कर में खुद टकरा गई। सुमीत ने जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुँचाया और अम्मा का इलाज करवाया और पिताजी से माफ़ी मांगी। आज उसे समझ आ गया था कि आशीर्वाद क्यों ज़रूरी है। जाने किस रूप में उसका फल तुमको मिल जाए। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद से
हमें कई गुना फल मिल जाता है जो हमें बाद में महसूस होता है। उस दिन से सुमित अम्मा पर कभी गुस्सा नहीं करता। वो रोज़ उन्हें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देता तो अम्मा खुश होकर उसको ढेरों आशीर्वाद देती हुई चली जाती। उधर नेहा, जो नौकरी के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, आज वापस लौट रही थी, अपनी आंखों में माँ के लिए हजारों सपने सजाए हुए। माँ की हर उम्मीद और सपने को पूरा करने के लिए माँ की इन हजारों तपस्या का ही फल था जो आज नेहा इस मुकाम तक पहुँची थी। नेहा माँ के लिए दिल्ली से वो सब खरीद लाई थी जिसे माँ नेहा की पढ़ाई के लिए, ताकि फालतू का खर्चा ना हो, दूर से ही देकर संतोष कर लेती थी। नेहा जिद भी करती थी कि माँ, कम से कम अपनी ज़रूरत का तो सामान ले लो। देखो अपनी साड़ी को, कितने महीनों से एक साड़ी में ही गुजारा कर रही हो। लेकिन माँ कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन आज नेहा वो सारी खुशियाँ अपनी माँ के चरणों में लाकर डाल देना चाहती थी, जिस एक एक कुर्बानी माँ ने उसके लिए दी थी। नेहा बस से उतरकर माँ के लिए मावा बर्फ़ी लेने लगी, ये सोचते हुए कि माँ को मावा बर्फ़ी बहुत पसंद है। पापा हमेशा माँ के लिए अलग से मावा बर्फ़ी लाया करते थे। नेहा फ़ोन सुनते हुए अभी पैक करवा ही रही थी कि वही अम्मा भी आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। तो सुमित ने सबसे पहले अम्मा को मिठाई दी। मिठाई लेकर अम्मा उसको ढेरों आशीर्वाद देने लगी। नेहा ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, वह चंभित रह गई। उसने पलट कर देखा तो बूढ़ी अम्मा वहाँ से निकल चुकी थी। उसने दुकानदार से पूछा तो सुमित ने बताया, ये अम्मा पिछले कई महीनों से यहाँ आती है और 2-4 दुकानों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती है बेचारी, और सामने एक सड़क के किनारे तब्बू में सो जाती है। किसी की दुकान पर झाड़ू लगा देती है तो किसी की दुकान के सामने से कचरा उठाकर फेंक दिया करती है। पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती, ना ही वृद्धा आश्रम जाती है। कहती है कि उसकी बेटी का इंतज़ार कर रही है। मेरी बेटी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और बस अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है। ये सब सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन सरक गई। वो मिठाई वहीं छोड़कर उसी सड़क किनारे तब्बू के पास पहुंची तो वह बूढ़ी सड़क की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखे जा रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। नेहा बिना देखे ही पीछे से बोली, अम्मा। उस आवाज़ को सुनते ही वह बूढ़ी औरत ने झट से पलट कर देखा तो नेहा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा का शक सही निकला। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ नंदिनी जी थी। माँ को देखकर नेहा ने गले से लगा लिया। जब नेहा ने माँ से आप बीती सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और गुस्से में दहकती हुई घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर नेहा बोली, माँ आप चलो, मैं सामान उठा कर लाती हूँ। पर बेटा, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, आप जाइए अंदर। नंदिनी जी अपने घर को देखकर रोने लगी, पर घर के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको दरवाजे पर देखते ही अमिता दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई भिखारीन मेरे घर में कदम रखने की? रुक, तुझे मैं बताती हूँ। इतना कहते हुए अमिता दरवाजे पर आई और नंदिनी जी को जोर का थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि नेहा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे अरे चाची, इतना कष्ट क्यों कर रही हो? जरा संभाल कर रखिए इन हाथों को, आगे काम आएंगे। नेहा को वहाँ देखकर अमिता और सुजीत के पैरों तले जमीन सरक गई। सुजीत तमकते हुए बोला, यह लड़की सारी तमीज भूल गई है क्या? बड़ों से जुबान लड़ाती है, तुझे तो अभी बताता हूँ। नेहा गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार चाचा जी,
अगर कुछ भी आगे कहा या किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी हदें पार कर जाऊं और आपको वो भारी पड़ जाए। इसीलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अमिता ने गुस्से में तमकते हुए नंदिनी जी को दरवाजे से धक्का देते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अमिता ने इतनी जोर से धक्का दिया कि नंदिनी जी सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी, तो नेहा ने गुस्से में एक जोर का तमाचा अपनी चाची के गाल पर रख दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर अब मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो आप दोनों का वो हाल करूँगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सुजीत कुछ बोलने चला तो नेहा उसे भी आंखें दिखाते हुए बोली, बस चाचा जी, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। अब मैं बच्ची नहीं रही कि माँ को आप लोगों के हाथों मार खाते हुए चुपचाप खड़ी देखती रहूँगी। अगर अब किसी ने भी मेरी माँ को हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूँगी, समझे आप दोनों। इतना कहकर नेहा अपनी माँ को कमरे में ले गई। दोनों पति पत्नी नेहा का ये रूप देखकर सुन्न पड़ गए। अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े हुआ देख नंदिनी जी के आंखें भर आई और बेटी से बोली, बेटा, सबसे पहले अपने पापा का आशीर्वाद लो। नेहा ने अपने पापा का आशीर्वाद लिया तो नंदिनी जी पति की तस्वीर से रोते हुए बोली, देखा आपने, हमारी बेटी कितनी बहादुर हो गई है। आप होते तो आज कितना खुश होते, पर आप तो हमें बीच में ही। रोते रोते नंदिनी जी उन दिनों में चली गई जब राघव जी अपनी माँ को बहु दिनों से नंदिनी से शादी करवाने को मना रहे थे, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि नंदिनी जी एक अनाथ लड़की थी। जब माँ नहीं मानी तो मजबूरी में राघव जी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। राघव ने अनाथ, तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है पर मेरी बहू नहीं। राघव जी नंदिनी जी के साथ शादी के बाद जब घर में आए तब उनकी माँ सुलोचना जी बोली थी और अपने कमरे में चली गई। माँ जी, चाय। अगली सुबह नंदिनी जी सास को चाय देते हुए बोली, मैं तू जैसी अनाथ की माँ नहीं, समझी। मेरे बेटे को तूने अपनी बातों में फंसा लिया पर मुझे नहीं फंसा पाओगी। सुलोचना जी उसे कैसे ताना देते हुए बोली। नंदिनी जी का कलेजा छलनी हो गया था। ये सुनकर पर प्रत्यक्ष में वो मुस्कुरा कर बोली, अपने पति की माँ को और क्या कहते हैं माँ जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सुलोचना जी उसकी मासूम हंसी देख कुछ ना बोली। नंदिनी जी जितना सुलोचना जी का दिल जीतने की कोशिश करती उतना सुलोचना जी उनका तिरस्कार करती, किंतु नंदिनी जी के चेहरे पर सिकन तक न आती। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती पर राघव जी को जाहिर ना करती। क्यों सह रही हो इतना सब? नंदिनी, मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर सुलोचना जी ने नंदिनी जी को काफ़ी सुनाया था तो राघव जी उनका उदास चेहरा देखकर बोले, अरे मिला क्यों नहीं, बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ। तुमने मुझे माँ दी है ना। स्कूल में जब बच्चों की माँ आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देख ईश्वर से शिकायत करती थी। ईश्वर ने देखो मुझे सास के रूप में माँ दे दी। नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, किसे बहला रही हो नंदिनी, तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं है। राघव जी गुस्से में बोले, राघव जी, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है। इसीलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ तक नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए। और तुम, हम माँ बेटी के बीच मत आया करो जी। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज़ है
जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। नंदिनी जी उदास होकर बोली। सुलोचना जी बाहर से सब कुछ सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। यह बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी तो गलती नहीं, शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। अचानक सुलोचना जी अंदर आई और भरे गले से बोली, जबकि अकेले इसकी तो गलती नहीं, शादी तो मेरे बेटे ने की इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। अचानक सुलोचना जी अंदर आई और भरे गले से बोली। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी है, और मैं मूढ़ मगज सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही थी कि तुम अनाथ हो, जबकि मुझे तो माँ बन तुम्हारे जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। सुलोचना जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। नंदिनी जी भी सास के गले लगकर फूट पड़ी, क्योंकि आज उन्होंने माँ को जो पाया था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन देवर की शादी जब से हुई थी तो देवरानी अमिता उन्हें कुछ नहीं समझती थी। पैसों वाले घर से जो थी, नंदिनी अब तक एक बेटी की माँ बन चुकी थी। वक्त के साथ सास का भी साथ छूट गया। उस दिन नंदिनी जी सास से लिपट कर बहुत रोई थी। सास के रूप में एक माँ मिली थी, वो भी भगवान ने छीन ली। सास क्या, घर भी सूना हो गया था। अभी एक दुख से उभरी भी नहीं थी कि वक्त ने दूसरा जख्म भी दे दिया था। सास के मरने के 1 साल बाद ही खबर आई कि राघव जी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। देखते ही देखते नंदिनी जी की खुशियों से हरी भरी दुनिया उजड़कर बंजर हो गई थी। अब तो अमिता ने उन पर सास बनकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वक्त जैसे तैसे बीता और नंदिनी जी की बेटी नेहा अब जवान हो चली थी और घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि वक्त की मार ने समय से पहले ही उनका बूढ़ा कर दिया था। एक दिन नंदिनी जी काम कर रही थी तो अमिता उन पर चिल्लाते हुए बोली, अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। दुहट्टा शरीर है आपका और हाथ पैर आपके चलते नहीं है। और कहाँ गई आपकी महारानी बेटी? जरूर चादर ताने सो रही होगी। एक बात बताओ, 4 महीने पहले आप अपने घर का काम कैसे करती थी? क्या घर का काम जेठ जी से करवाती थी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बबलू पिंकी का टिफ़िन पैक करके मुझे दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे दोनों को स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं, आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों की आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है। चलो, तुम्हें स्कूल छोड़ कर आती हूँ। तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाने में 10 बज जाएगा। अमिता अपनी जेठानी नंदिनी जी से कहती है तो नंदिनी जी बोली, अमिता, नेहा बेटी रात का सारा काम ख़त्म करके सोती है तो उसकी नींद सुबह कैसे खुलेगी? फिर उसे आज कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, वह भी तो बच्ची ही है। जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर यह भी तो देखो, हम माँ बेटी भी तो घर का सारा काम करके तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। फिर तुम ऐसी कड़वी बातें हमसे क्यों करती हो? अमिता बोली, भाभी, आप इतनी भी सीधी नहीं हैं जितना बनती हो।
सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे हुए 4 महीने हो गए। कितने दिनों से आपके देवर आपको कह रहे हैं कि फिक्स वाले कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए, पर आप मजाल है कि टस से मस हो जाए। मैं सब समझती हूँ, यह आप और आपकी वह पढ़ी लिखी बेटी की कार्यस्थानी है। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए। जब तक मैं आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती अमिता बच्चों को लेकर चली गई। कुछ ही देर में नेहा रसोई में आई और बोली, माँ, मैं आपसे कहा था आप बस बबलू पिंकू का नाश्ता बना देना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं हैं? फिर आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप तो जानती ही हैं, दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लाने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। नंदिनी जी बोली, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारे किस्मत में दुख लिख दिया तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। नेहा बोली, माँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे? फिर आपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? नंदिनी जी बोली, क्या करूं बेटा, अकेली औरत जो एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो तुम भी हाथ मुँह धोकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना होगा। नेहा बोली, नहीं माँ, झाड़ू पोछा और बर्तन मैं कर दूंगी। आप जाइए, नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। इतना कहकर नेहा ने माँ को भेज दिया और बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। नेहा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने दबाव डाला, जिसके कारण नंदिनी जी को बेटी के साथ देवर देवरानी के साथ रहना पड़ा। अपने सारे पैसे, जेवर और ज़रूरी कागज़ नंदिनी जी ने अमित के हाथों में सौंप दिया। बेटी की पढ़ाई लिखाई में उन लोगों पर बोझ ना बढ़े। नंदिनी जी को जैसे ही नेहा ने नाश्ता दिया, अभी अमित के घर दाखिल हुई और बोली, हे भगवान, देखो तो ज़रा, दोनों माँ बेटी का कभी पेट ही नहीं भरता। अरे तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी तक कुछ खाया नहीं और तुम अपनी माँ को पड़ोस दी। शर्म है कि नहीं? नेहा बोली, चाची, माँ को दवाई लेनी होती है, अगर लेट से नाश्ता करती है तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसीलिए। अमिता बोली, तो तुम्हारी माँ अगर लेट से खाएगी तो क्या लकवा मार जाएगा? मैं अभी तक चाय तक नहीं पी हूँ और यह नाश्ता करने लगी। चलो लाओ, मुझे दो और मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। इतना कहते हुए अमिता नंदिनी जी के हाथों से पोहे का प्लेट लेकर खाने लगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदिनी जी ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाची को चाय बनाकर दे देती हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। नेहा बोली, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं चाची के साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली? खबरदार, जो मेरी चाय के साथ उनके लिए भी चाय बनाई। पहले दूध में मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और अपनी माँ को काली चाय दो। दूध की चाय इस उम्र में इन्हें हजम नहीं होगी। और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो,
उसके बाद जो बचे उसमें दोनों माँ बेटी खा लेना। नेहा अंदर ही अंदर जल रही थी और सोच रही थी कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वह भी तब जब उसकी माँ और वह दिन रात घर का एक एक काम करती है। वक्त बीतने लगा। सही पोर्शन और सही दवाई ना मिलने के कारण नंदिनी जी के घुटने और कमर का दर्द बढ़ने लगा और नेहा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आने लगी। इधर नेहा की पढ़ाई ख़त्म हुई। उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर उसी शहर से MBA किया और नौकरी की तलाश करने लगी। कुछ महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। अरे ओ महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही है और पिछले आधे घंटे से ब्रश किए जा रही है? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है। हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम एक घर का काम सही तरीके से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती है। अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, फिर क्यों बाहर के खाक छानती फिरती है? नेहा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बोली, चाची कम से कम ब्रश तो शांति से करने दो। वैसे भी रात रसोई साफ करके मुझे सोते सोते 11:30 बज जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के पैर भी नहीं दबा पाती। दिन भर जब मैं नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होगी। काश कि पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। अमिता उसके कान पकड़ते हुए बोली, देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जग रहा है। ज़्यादा चू चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ को तो कोई ढूंढ कुछ नहीं करेगा, पर तुम्हें तो गीद की तरह लोग नोच खाएंगे। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सर पर छत है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। नेहा बोली, चाची ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसीलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बना कर रखेंगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें फ्री की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। फिर क्या था? अमिता ने एक जोर का चाटा नेहा को जड़ दिया और बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत तेज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ फ्री में रह रही हो? तो माँ बेटी पर क्या हमारा कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार ऐसा बोली ना तो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। नेहा अपने गाल पर हाथ रख कर बोली, अब तो दर्द भी नहीं होता। दोनों की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी अपने कमरे से निकली और बोली, अमिता यह क्या कर रही हो? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है, समझा लो अपनी बेटी को, बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। अगर मैं इसके चाचा को इसकी शिकायत कर दी तो इसके हाथ पैर तोड़कर घर में बिठा देंगे। इतना कहकर वो चली गई तो नंदिनी जी बोली, बेटा क्यों अपनी चाची के मुंह लगती हो? जानती तो है उसका स्वभाव। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, बस तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज़ को कभी मत दबाना। तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाए। मैं जानती हूँ स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, पर तुम हार मत मानना। माँ की यही बातें नेहा को साहस देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक रोज़ नेहा भागती हुई घर में प्रवेश की। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। नंदिनी जी बोली, क्या बात है बेटा? मैं यहाँ रसोई में हूँ, देख जरा ध्यान से।
बरसात का मौसम है, आंगन में बहुत पानी है, कहीं फिसल कर गिर मत जाना मेरी बच्ची। नेहा माँ को गले लगा कर बोली, मुझे नौकरी मिल गई, दिल्ली की एक अच्छी कंपनी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप पिछले सारे गम भूल जाएंगी। मैं पापा के सपने को पूरा करूंगी। नेहा की खुशी उसके चहकते हुए चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। नंदिनी जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, खुश रहो मेरी लाडो, बधाई हो। कब जाना है? तुम्हें जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तभी कमरे से अमिता की आवाज़ आई, अरे ओ नेहा, क्या बात है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो? ज़रूर हमारे खिलाफ तुम दोनों मिलकर कुछ साजिश रच रही हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और ये तुम्हारे हाथ में कैसी कागज़ है? लाओ दिखाओ मुझे। इतना कहते हुए उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों से खींच लिया और पढ़ने लगी। हे भगवान, मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी? और आप जेठानी जी, आपका क्या दिमाग घास चरने गया है जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजोगी, वो भी नौकरी करने के लिए? अजी सुनते हैं बबलू के पापा, देख लो, आपके रहते हुए यह दोनों अब अहम फैसले खुद लेने लगे। आपसे पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी। नेहा बोली, चाची आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए। कागज़ कोई अरेस्ट वारंट नहीं है जो आप इतना हल्ला मचा रही हैं। पहले एक नज़र देख तो लीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया। मुझे दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सुजीत चाचा बोला, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है घर में? और क्या कहा तुमने? नेहा, अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जिद की पढ़ने की, तो हमने पढ़ने दिया, क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी की सोचो भाभी। क्यों फालतू के सपने खुद भी देखती हो और इसे भी दिखाती हो? लड़की को ज़्यादा पंख मत दो, पता चला नए नए गुल खिलाएंगी। शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर ये सब अभी नहीं होगा। तो नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन चाचा जी, दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस कंपनी में नौकरी के लिए कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब मैं इसके लिए काबिल हूँ। फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? सुजीत बोला, सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हमें भी तो सोचना है। कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सर पर ज़्यादा ही चढ़ा कर रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अमिता नंदिनी जी से बोली, जी मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उससे नेहा की बात चलाई है। कल या परसों उस परिवार के साथ बुला लेती हूँ और इन दोनों की शादी तय कर देती हूँ। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे, तो ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए हम लोग कितना सोच रहे हैं, और आप हैं कि इस दिल्ली भेजने की तैयारी करवा रहे हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुजीत आगे बढ़कर बोला, हाँ, हमारे साथ हो तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। अभी वे छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ना है, लिखना है। तुम्हारे खर्चे में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। नंदिनी जी ने बहुत हिम्मत की और बोली, अमिता, तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का ना जिसने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया है और अभी तक बेरोजगार है।
मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो लड़का कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींचतान कर की है, तो मुझसे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अमिता बोली, अरे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा या उसकी उम्र निकल गई है? मर्दों की डिग्री नहीं, पैसा देखते हैं। और फिर लड़का हट्टा कट्टा है, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई न कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? तो सुजीत बोला, हाँ और नहीं तो क्या। और दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। नंदिनी जी बोली, पर देवर जी मेरी बात तो सुनिए। सुजीत ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से नंदिनी जी के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू देखकर नेहा का मन खट्टा हो गया और वो बोलने पर मजबूर हो गई। चाचा जी, पापा नहीं हैं तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना। माँ और मैं नौकरों की तरह इतने दिनों तक घर का सारा काम करते रहे। अपने सारे पैसे और जेवर माँ ने आप लोगों के हाथों में सौंप दिया, इसीलिए ना कि मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आपको कभी खर्चा ना करना पड़े। फिर भी आप और चाची ने कभी माँ को सम्मान के दो शब्द नहीं बोले, बल्कि ये तो आते जाते धुतकारते रहती हैं। हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं, छी छी। आपके इस दोहरे चेहरे से तो रिश्तेदार भी अनजान हैं। सुजीत बोला, लड़की हो इसीलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़ कर बैठा देता। खबरदार जो एक शब्द और कहा। बहुत हिम्मत करके नेहा ने कहा, बहुदिन हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं नौकरी करने जाऊंगी, समझे आप। नेहा माँ से वादा करके कि वो बहुत जल्द वापस आएगी और आपको भी अपने साथ लेकर जाएगी, यह कहकर नौकरी पर चली गई। तो सुजीत और अमिता ने नंदिनी जी को एक दिन धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तभी चिल्लाने की आवाज़ आई, नेहा बाहर आओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। नेहा ख्यालों से बाहर आई और कमरे से बाहर आकर बोली, क्या हुआ चाचा जी, ये क्या है? यह नोटिस जिसमें लिखा है कि आप अभी के अभी इस घर का आधा हिस्सा माँ के नाम करेंगे और माँ के सारे जेवर भी, नहीं तो मैं आपको पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। 1 मिनट लगेगी मुझे पुलिस बुलाने में। नेहा का ये रूप देखकर दोनों सकते में आ गए। नेहा बोली, माँ तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ ही दिल्ली चलेंगे। मैंने अपना प्रबंध कर लिया है। और हाँ चाचा जी, पापा के जितने भी फिक्स के पेपर हैं वो मुझे दीजिए। और चाची, माँ के जेवर आपके पास रखे हैं, वह भी मुझे तुरंत चाहिए, क्योंकि वह मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। नेहा तेजी से अपने कमरे में चली गई। सुजीत बोला, देख रही है भाभी। नंदिनी जी बोली, देवर जी इसे यह सब कहने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है, आखिर कब तक चुप रहेगी? एक न एक दिन अपने अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाएगी ही। आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में छोटे थे, फिर भी मैं आज तक आपकी बात नहीं काटी। पर अब मेरी बेटी सक्षम हो चुकी है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिता नहीं है तो क्या हुआ, अपने दिल की आवाज़ तो वह सुन ही सकती है। और नेहा का फैसला मुझे सही लगता है। अब मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरी बेटी रहेगी। आप बस कागज़ सारे जेवर निकाल कर रखिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आपके पास मेरे कितने जेवर और कागज़ हैं। हम जल्दी से जल्दी जाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। अमिता गुस्से में बोली, मैं दोनों माँ बेटी के खाल उधार दूंगी
पर कुछ नहीं दूंगी। सुजीत बोला, चुप हो जाओ भाग्यवान, सब कुछ इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम है। फिर कागज रखने से क्या होगा? शुक्र मनाओ पुलिस कंप्लेन नहीं की। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो नेहा वो भी पुलिस में जा सकती है। अगले दिन सारे फिक्स के कागज और जेवर नंदिनी जी के हाथों में थे। वो लेकर दोनों माँ बेटी बैंक पहुँचे, जेवरों को लॉकर में रखवा दिया और जो सबसे छोटी रकम थी उसे तुड़वा कर बैंक से पैसे निकाले और बेटी के साथ अपनी ज़रूरी सामान लेकर सदा के लिए दिल्ली चली गई। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।